Assalamu alaikum, dear viewers. As you know, we are going through the working of the institution. Working of the institution में हमने जो पहला ऑर्गन है इंस्टीट्यूशंस का पहला इंस्टीट्यूशन जो है स्टेट का, जिसको हम कहते हैं पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट कहते हैं, वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया है। और उसके बाद हमारे पास जो दूसरा इम्पोर्टेंट जो ऑर्गन रहता है जिसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव में हमने ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। वन इज़ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड सेकंड इज़ परमानेंट एग्जीक्यूटिव। और परमानेंट एग्जीक्यूटिव में हम उसको सिविल सर्विस भी कहते हैं और उसको हम ब्यूरोक्रेटिक एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है उसमें ऑलरेडी हमने प्राइम मिनिस्टर जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का जो पहला ऑर्गन है जिसको हम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं उसको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ। और उसका जो सेकंड पार्ट है दैट इज़ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर। हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में एज यू नो काउंसिल इट्स अ बंच ऑफ द पीपल, इट्स अ ग्रुप ऑफ द पीपल हु असेंबल टुगेदर। और मिनिस्टर्स एज यू नो कि जो हम मेंबर्स इलेक्ट करते हैं, जो हम मेंबर्स इलेक्ट करते हैं और मेंबर्स जाके जो रूलिंग पार्टी होती है और रूलिंग पार्टी में जो लोग जो रूलिंग पार्टी होती है वो उसमें से कुछ मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है एज मिनिस्टर्स। उनको डिफरेंट पोर्टफोलियोज दिए जाते हैं और मिनिस्टर्स का काम होता है कि उन पोर्टफोलियो जैसे कि एजुकेशन है, हेल्थ है, होम है, बहुत सारे डिपार्टमेंट जो है वो उनको डिपार्टमेंट दिए जाते हैं और वो अपने डिपार्टमेंट्स की निगरानी करते हैं, रखवाली करते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है इसका हेड जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। तो ये पूरा जो सिस्टम है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच इज़ हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, दिस इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव। यही वो एग्जीक्यूटिव है जो इन रियल सेंस स्टेट को चलाते हैं, स्टेट को रन करते हैं। सो दिस इज़ अ रियल एग्जीक्यूटिव दैट रन्स द स्टेट इन आवर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द जो इंडिया की हम बात करेंगे। तो जो प्रिंसिपल्स हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम के, जो प्रिंसिपल्स हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन में इन डिटेल जगह नहीं मिली है, कोई डिटेल्ड प्रोविज़न नहीं है उनके बारे में। लेकिन दो आर्टिकल्स जो हैं जिनके ज़रिए हम इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। सो देयर आर टू इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, दैट इज़ आर्टिकल 74 and 75 of the Indian Constitution, which deals with the broad sketch and general manner of the Council of Ministers। तो जहाँ तक आर्टिकल 74 की हम बात करेंगे तो आर्टिकल 74 it deals with the stats of the Council of Ministers। So आर्टिकल 74 it deals with the stats of Council of Ministers। तो ये डील करता है कि क्या स्टैट्स है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनका क्या स्टैट्स है, हाउ दे कैन एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। एंड जहाँ तक आर्टिकल 75 की बात है तो आर्टिकल 75 जो ये डील करता है अपॉइंटमेंट, टेन्योर, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आर्टिकल 75 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये डील करता है अपॉइंटमेंट, टेन्योर, रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, ओथ, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द मिनिस्टर्स। तो आर्टिकल 75 में हम ये देखते हैं कि किस तरह से मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है, कितना उसका टेन्योर होता है और उसकी क्या जिम्मेदारी होती है, उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए और वो कैसे ओथ उठाता है, उसको ओथ किसके सामने उठाना होता है और उसकी सैलरी और अलाउंस क्या होता है, उसकी तनख्वाह कितनी होती है। तो ये 75 आर्टिकल हमें डिटेल में बताता है। और जहाँ तक हम सबसे पहले आर्टिकल 74 की बात करेंगे तो आर्टिकल 74 जो है इट डील्स अबाउट द स्टैट्स, हम कहेंगे इट इज़ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस
प्रेसिडेंट। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का काम क्या होता है? ये प्रेसिडेंट को किसी मसले पे या उसकी मदद करेंगे, उसको एडवाइस भी देते हैं। तो आर्टिकल 74 क्या कहता है? आर्टिकल 74 कहता है देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स with the prime minister at the head to aid and advise the president, who shall in the exercise of the office functions act in accordance with such advice. However, the president may require the council of ministers to reconsider such advice, and the president shall act in accordance with the advice tendered after such reconsideration. तो आर्टिकल 74 कहता है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होता है, और इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का काम क्या होता है? वजीरों का झुंड होता है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि प्रेसिडेंट को किसी मसले पे भी एड देते हैं, एडवाइस प्रोवाइड करते हैं, मदद करते हैं। जो हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन, जो प्रेसिडेंट का काम होता है उसके काम में जो प्रेसिडेंट की फंक्शंस होते हैं उसमें ये इसको एडवाइस भी देते हैं और एड यानी मदद भी करते हैं। और ये जो एडवाइस मिनिस्टर्स इसको देते हैं, इट शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इन इनटू एनी कोर्ट। इस एडवाइस को हम किसी कोर्ट में नहीं ले सकते हैं, यानी हम इस एडवाइस के खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ये हमें 74 आर्टिकल कहता है और 74 आर्टिकल हमें खाली स्टैट्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बताता है। और जहाँ तक आर्टिकल 75 की हम बात करेंगे, तो आर्टिकल 75 मैंने ऑलरेडी बताया कि आर्टिकल 75 हमें डिटेल में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट के बारे में बताता है, टेन्योर के बारे में बताता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताता है, क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स, क्वालिफिकेशन ऑफ द मिनिस्टर्स के बारे में बताता है, ओथ एंड सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द मिनिस्टर्स के बारे में बताता है। तो सबसे पहले जो इसकी अपॉइंटमेंट के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो अपॉइंटमेंट के बारे में जब हम बात करेंगे तो इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। द प्राइम मिनिस्टर, जो सबसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर होता है, तो प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। प्राइम मिनिस्टर को सबसे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है, तो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, और बाकी जितने भी मिनिस्टर्स उनको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। लेकिन बाकी मिनिस्टर्स में प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस जाती है किसको? प्रेसिडेंट को। तो बाकी जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसमें प्राइम मिनिस्टर जो है वो एडवाइस भेजता है प्रेसिडेंट को कि किस मेंबर को हमें मिनिस्टर बनाना है। वो यहीं से एक लिस्ट प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद वो लिस्ट प्रेसिडेंट को जाता है और प्रेसिडेंट नोटिफाई करता है कि कौन कौन सा मिनिस्टर है। लेकिन एक्चुअल इसमें जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो प्राइम मिनिस्टर का है। प्राइम मिनिस्टर ही अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है। असी तो प्राइम मिनिस्टर ही अपॉइंट करता है, वो अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चुनता है, खुद चुनता है। उसके बाद वो लिस्ट प्रोवाइड करता है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट उनको नोटिफाई करता है, प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करता है। हो गई पहली बात। तो दूसरी बात जो है कि जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं कैबिनेट में, तो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर जो होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, इट शैल नॉट एक्सीड 15%। 15% ये एक्सीड नहीं करना चाहिए ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। तो जो टोटल एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है इसमें कितने मिनिस्टर्स होते हैं, ये एक्सीड नहीं करना चाहिए 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। यानी अगर लोकसभा में 545 मेंबर है, उनका 15% एक्सीड नहीं करना चाहिए कि आप कितने मिनिस्टर्स को अपॉइंट करना चाहते हैं। ये जो प्रोविज़न है इसको अमेंड किया गया। दिस वाज अमेंडेड लेटर ऑन बाय द 19, ये प्रोविज़न जो है दिस वाज अमेंडेड बाय 91st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। एक तरमीम के ज़रिए इस प्रोविज़न को लाया गया और ये प्रोविज़न 2003 में लाया गया कि इट शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द लोकसभा के 15% ये एक्सीड नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात, जो भी मेंबर होगा
चाहे वो लोकसभा का है, चाहे वो राज्यसभा का है, जो भी मेंबर है, चाहे वो लोकसभा का है, चाहे वो राज्यसभा का है, he should belong to any political party. A member of either house of the parliament belong to any political party who is disqualified on the ground of defection shall also be disqualified to be appointed as a minister. ये भी 91 अमेंडमेंट जो की गई है 2003 में, उसमें बताया गया है कि कोई भी मेंबर, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर डिस्क्वालीफाई किया गया, यानी उसको अपनी पार्टी ने हटाया ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, तो वो मेंबर जब किसी पॉलिटिकल पार्टी का हटता है, वो मिनिस्टर भी नहीं रह सकता है, उसको मिनिस्टर से भी हटाया जा सकता है। चौथी इंपॉर्टेंट बात, ये मिनिस्टर जो है ये होल्ड ऑफिस करता है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है दैट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। देयर इज अ टर्म जिसको हम कहते हैं कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट डू मीन बाय कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी? देखिए, हर मिनिस्टर, ठीक है, हर मिनिस्टर जो होता है वो अपने अपने डिपार्टमेंट का रेस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन एक मिनिस्टर का फेलियर किसी डिपार्टमेंट में, फॉर एग्जांपल हेल्थ डिपार्टमेंट में किसी मिनिस्टर का फेलियर, इसको हम इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कहेंगे। यानी द होल कैबिनेट इज़ रेस्पॉन्सिबल, द होल जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो रेस्पॉन्सिबल है, खाली एक ही मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल नहीं है फॉर द डायरेक्शन ऑफ द ड्यूटी। यानी जब हम कहेंगे तो हम कहेंगे होल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं दे आर रेस्पॉन्सिबल। जब होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो रेस्पॉन्सिबल, उसको हम कहते हैं कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबल, यानी जॉइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी। किसी एक की इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, ऑल आर रेस्पॉन्सिबल। तो इनका जो बिफोर एंटरिंग द ऑफिस इनको एक ओथ उठाना पड़ता है, एक कसम उठानी पड़ती है, और ये कसम इनको प्रेसिडेंट उठाता है। प्रेसिडेंट के सामने इनको कसम उठानी पड़ती है दैट आई वी शैल अबाइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन आइन के साथ वफा करेंगे, फेथ करेंगे अपने कंट्री के साथ, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, जो मिनिस्टर होता है उसको अपॉइंट किया जाता है, उसको उसका जो टेन्योर होता है, ही कैन बी अपॉइंट एज अ मिनिस्टर एज सोन एज द गवर्नमेंट इज़ देयर। यानी 5 साल का टेन्योर होता है, तो 5 साल के लिए उसको रखा जाए, या उसको किसी भी टाइम उसको रिशफल किया जाएगा, या उसको निका मिनिस्ट्रीशिप से हटाया जाएगा। तो इट ऑल लाइज एट द विम एट द कैप्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो इनकी जो सैलरीज और अलाउंसेस होती है वो डिटरमाइन करता है पार्लियामेंट कि मिनिस्टर को कितनी सैलरी देनी होती है, और कितना इनको किस वक्त कितनी सैलरी, कितना इनको जो इनके अलाउंसेस हैं वो कितना इनको मिलेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द आर्टिकल 75 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जबकि आर्टिकल 75 इन डिटेल में भी नहीं पढ़ना है, हमने जस्ट इसका एक ओवरव्यू हमने इसमें पढ़ा है, और इसमें मैंने आपको कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बता दिया। और अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि कंपोजिशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंपोजिशन के बारे में देखिए, 3 किस्म के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 3 किस्म के मिनिस्टर्स होते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इट कंसिस्ट ऑफ द 3 कैटेगरीज ऑफ द मिनिस्टर्स। पहला होता है जिसको हम कहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, ये सबसे पहले होता है और इसकी रैंक हाईएस्ट होती है, कैबिनेट मिनिस्टर। और दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। और तीसरी कैटेगरी के जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको हम कहते हैं डिप्टी मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 3 किस्म के मिनिस्टर्स होते हैं। पहला कैबिनेट मिनिस्टर होता है, दूसरा मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है, और तीसरा डिप्टी मिनिस्टर भी होते हैं। सो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इट कंसिस्ट ऑफ द 3 कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स। पहला कैबिनेट मिनिस्टर, सेकंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट, एंड थर्ड डिप्टी मिनिस्टर। जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, द कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं, दे हेड द इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट लाइक होम, डिफेंस, फाइनेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड सो फोर्थ। सो जो जितने भी बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं उनको ऑक्यूपाई करते हैं, तो ये कैबिनेट का काम होता है। और कैबिनेट में कुछ ही मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट में कभी एक मिनिस्टर को 2-2 पोर्टफोलियो, 3-3 पोर्टफोलियो भी दिए जाते हैं। और इसी तरह से जो मिनिस्टर ऑफ द स्टेट होते हैं,
उनको कभी इंडिपेंडेंट चार्ज भी मिनिस्ट्री की दी जाती है, डिपार्टमेंट की दी जाती है, या कभी एक कैबिनेट मिनिस्टर के साथ भी उनको अटैच किया जाता है। तो इसी तरह से जो डिप्टी मिनिस्टर्स होते हैं, दे आर नॉट गिवन द इंडिपेंडेंट चार्ज, उनको इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं दी जाती है। They are attached to the cabinet minister or minister of the state and assist them in their administrative, political and the parliamentary duties. तो ये जो है इनको जो थर्ड कैटेगरी है, जो डिप्टी मिनिस्टर, उनको इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं दी जाती है, उनको खाली असिस्ट करना होता है। जो मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, उनको असिस्ट करना होता है अपनी फंक्शन काम में। तो ये कंपोजिशन होते हैं कैबिनेट की, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की कंपोजिशन होती है। इसमें कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं और डिप्टी मिनिस्टर्स भी होते हैं। इसके अलावा एक और कैबिनेट होता है जिसके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। उसको हम कहते हैं किचन कैबिनेट। तो किचन कैबिनेट में इट इज़ अ स्मॉल बॉडी कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज इट सेड एंड सम कुछ मिनिस्टर, 50 to 20 मिनिस्टर्स इसमें आते हैं, या कभी 2 से 3 या 4 से 5, जैसा जो उनको लगेगा, जो गवर्नमेंट होती है जैसे उनको लगेगा। तो किचन कैबिनेट इसको हम कहते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर के बहुत क्लोज होते हैं और जितने भी बड़े डिसीजन होते हैं, हाइस्ट डिसीजन जो होते हैं, जो बड़े बड़े डिसीजन होते हैं, वो यही किचन कैबिनेट के लोग लेते हैं और इसमें बाकी कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी इन्फॉर्म नहीं किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे 370 को हटाया गया 5 अगस्त को, तो दिस वाज द डिसीजन ऑफ द किचन कैबिनेट। तो किचन कैबिनेट में कुछ लोग बैठे थे, जैसे कि अरुण जेटली बैठा था, प्राइम मिनिस्टर बैठा था खुद, और अमित शाह बैठा था। तो यही 2-4 लोग उसमें बैठे थे, बाकी किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है, बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, वो क्या करने जा रहे हैं। सो किचन कैबिनेट में कुछ ही लोग होते हैं जो प्राइम मिनिस्टर के काफ़ी क्लोज होते हैं। एक छोटी बॉडी होती है, कुछ ही मेंबर्स इसमें होते हैं, जैसे कि 15 to 20 मिनिस्टर्स भी इसमें हो सकते हैं, कभी 5 से 6 भी हो सकते हैं, कभी 2 से 3 भी हो सकते हैं। तो ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, एक छोटी सी बॉडी होती है, एक इनर कैबिनेट होता है, और इसको हम कैबिनेट विद इन द कैबिनेट भी कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं कैबिनेट विद इन द कैबिनेट। एक कैबिनेट के अंदर एक कैबिनेट होती है, जिसको हम किचन कैबिनेट कहते हैं, और इसमें प्राइम मिनिस्टर के बहुत ही क्लोज 2-4 असिस्ट जो इन्फ्लुएंशियल कुलीग्स होते हैं, वो इसमें बैठते हैं और बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं। तो कैबिनेट में खाली एक प्राइम मिनिस्टर होता है और उसके असिस्ट करने के लिए 2 से 3 या 4 से 5 लोग ऐसे होते हैं जो उसके क्लोज होते हैं, जिनको हम किचन कैबिनेट कहते हैं। और इस किचन कैबिनेट में बहुत सारे डिसीजन जो होते हैं, जो कॉन्फिडेंशियल डिसीजन होते हैं, वो इस किचन कैबिनेट में ही लिए जाते हैं। अगर हम बात करेंगे इनर कैबिनेट यानी किचन कैबिनेट की, तो हर प्राइम मिनिस्टर का अपना एक किचन कैबिनेट होता है। जैसे कि हम जवाहरलाल नेहरू की अगर हम बात करेंगे, तो जवाहरलाल नेहरू का किचन कैबिनेट जो था, इनर कैबिनेट तो मैं था, उसमें खाली 2-4 मेंबर्स थे, जैसे कि सरदार पटेल था, मौलाना आज़ाद था, गोपाला स्वामी अयंगर था और किडवाई था। तो ये कुछ ऐसे लोग थे जो जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट के अंदर कुछ ऐसे ट्रस्टवर्दी लोग थे जिसको हम किचन कैबिनेट कहते हैं। और ये किचन कैबिनेट के लोग वो थे जिनके ज़रिए यानी जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते हैं, जो कॉन्फिडेंशियल डिसीजंस होते हैं, वो लिए जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और इससे हमें जो दूसरा इम्पोर्टेंट एग्जीक्यूटिव जो है वो कंप्लीट हुआ। और उसके बाद हमारे पास एक और एग्जीक्यूटिव है जिसको हमने परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहा है। परमानेंट एग्जीक्यूटिव में हमारे पास जितने भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, चाहे डिविजनल कमिश्नर होता है, चाहे डिप्टी कमिश्नर्स होते हैं, तहसीलदार्स होते हैं, जितने भी मजिस्ट्रेट्स होते हैं, दे एक्ट एज द परमानेंट एग्जीक्यूटिव। और परमानेंट एग्जीक्यूटिव को एक अपॉइंट किया जाता है, उनको इलेक्ट नहीं किया जाता, उनको अपॉइंट किया जाता है। और इनका काम होता है कि जो भी डिसीजंस फिर कैबिनेट देती है, जो भी कैबिनेट के ज़रिए जो मसले आते हैं, ये वो ग्राउंड पे वो उनको लागू करते हैं। इसमें हमारे पास आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, आईएफएस ऑफिसर्स होते हैं, आईआरएस ऑफिसर्स होते हैं, या हमारे स्टेट के ऑफिसर्स होते हैं। तो उनका काम होता है कि जो डिसीजंस कैबिनेट देती है, जो डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ज़रिए आता है, ये वो डिसीजन ग्राउंड पे लागू करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। इसमें हमारे पास प्रिंसिपल सेक्रेटरी से लागू, जैसे कि सेक्रेटरी में प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी होता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है, और बहुत सारे सेक्रेटरीज होते हैं, कमिश्नर सेक्रेटरीज होते हैं। तो इनका काम होता है, ये एक रियल एग्जीक्यूटिव यानी एक जिसको हम कहते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव होता है। और इनका काम होता है जितने भी डिसीजंस आते हैं वो ये लागू करते हैं। नाउ वी कंप्लीटेड द सेकंड इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द
स्टेट जिसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव. एंड इंशाल्लाह होप सो टुमारो और डे आफ्टर टुमारो we are going to discuss the important topic, that is the third organ of the state, that's independent organ of the state, that's called as judiciary. Thank you very much. Have a nice day ahead. Good luck.